चल देखिए लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें डिग्री कितनी रहती है, 2 रहती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। हमने इक्वेशंस बनाना सीखा था और कुछ क्वेश्चंस हमने सीखे थे जिसमें सेंटर वाली टर्म या फिर कॉर्नर वाली टर्म्स पर रूट होते थे और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना। लास्ट क्लास बेसिकली कल ही हुई थी, तो थोड़ा सा फ्रेश सा है कि हाँ भाई ये टॉपिक हमने कवर किए थे। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम से डील करना है। वर्ड प्रॉब्लम से डील करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम आसान लगेगी या वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगेगी, ये बात सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस तरीके से पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा इस तरीके से पढ़ रहा है कि हाँ ये बात रियल में हमारे सामने हो रही है, सामने रूम से ले आओ, रियल में हमारे सामने हो रही है और ये सच में प्रैक्टिकली चीज़ चल रही है, उसको वो सब बहुत आसान लगेगा। और जो उसे एज अ क्वेश्चन पढ़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है या ऐसा कुछ करना होगा वैसा कुछ करना होगा, तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। तो ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। और पहले वो बच्चे हाथ उठा लो जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है। क्यों? चलो कल बता के भेजा था। और छोटे बच्चे हो, MWF मैथ्स होती है, तुम दोनों के पास बुक है? एक बुक इन्हें दो, तुम एक बुक मुझे दो। एक्सरसाइज 4.2, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में किसी पार्ट में डाउट है? फोर पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, 3 से स्टार्ट करें। चलिए ध्यान से देखेंगे। कह रहा है फाइंड 2 numbers whose sum is 27. Find 2 numbers whose sum is 27. That means there are 2 numbers. तो मैंने कहा let the first number be x and the second number। अब गाइस मेरी बात को ध्यान से समझना बिल्कुल। देखिए मैंने कहा कि टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 27। कितना है? 27। अब 27 में से पहला नंबर x हो गया, तो बचा कितना? सर जो भी ये है आप इसमें से इस x को हटा दो, इसमें से इस x को हटा दो। नंबर्स की फॉर्म में करना है तो आप यूज सिंपली जवाब दे देते। मैंने कहा देखो बच्चों 27 सम है, पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर बोलो क्या होगा? 17। फटाफट हो जाता। कैसे निकाला 17? टोटल सर 27 है, 27 में से सर ये 10 तो आ चुका है, तो 27 माइनस 10, x आ चुका तो क्या हो? 27 माइनस x। जब भी 2 नंबर्स का सम गिवन हो पहले को x लेट करना है और दूसरे को इसी तरीके से लिखना है। तो मैंने कहा सेकंड नंबर भी 27 माइनस x। अब पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन कितना है? 182। कितना है? 182। यानी मैं अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, x को मल्टीप्लाई कर दूं 27 माइनस x से, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? सर 182 आएगा। गाइस बताओ x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। वी वांट
एक्स स्क्वायर टू बी पॉजिटिव, बेटा सामने वाले रूम से ले आओ, वी वॉन्ट एक्स स्क्वायर टू बी पॉजिटिव। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, इक्वल्स टू के उधर ले जाता हूँ, कैसा हो गया प्लस, 27 यहाँ प्लस है, इक्वल्स टू के उधर ले जाता हूँ माइनस, और 182 तो ऑलरेडी वही है, तो प्लस 182 क्या बच गया दूसरी तरफ 3। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन वी डू द मिडल टर्म स्प्लिटिंग और वी कैन से द फैक्टराइजेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? सिंपली यस, मैं इसका जरूर कराऊंगा आपको। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए, जिन बच्चों को थोड़ा सा याद नहीं है याद आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 182 को मल्टीप्लाई करके आता है 182, 2 से जा रहा है तो 91, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है 3 से, 7 से जा रहा है तो 13, और 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। नाउ वी नीड टू फॉर्म अ पेयर जिसे प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए 27। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 27। लेकिन 27 कैसा चाहिए, माइनस का, तो दोनों का आगे क्या लगा देते हैं माइनस, क्यों, क्योंकि सर माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस प्लस के रिजल्ट होके 27 आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने कहा 1x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, बचा x, देखिए x स्क्वायर में से एक x चला गया, क्या बचा सिर्फ x, माइनस का साइन एज इट इज, 14x में से x बाहर चला गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 14। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x अकेला है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मुझे यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, यानी इसके साथ -13 नहीं चाहिए, तो -13 ले लिया कॉमन, -13 चला गया, क्या बचा x, बाहर माइनस लिया, अंदर साइन चेंज माइनस। अब मुझे ये देखना है 13 की टेबल में 182 कितने पर आता है, 14 पर आता है। मानो किसी बच्चे को ऐसे डायरेक्टली ना पता हो, तो प्रोसेस क्या है, आप 182 को 13 से डिवाइड करके देख लो कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 जा 13 बचा 52, 4 जा 52। और सिंपल तरीका बताऊं, और सिंपल तरीका है, ऑब्वियसली बात है, आपने फैक्टराइजेशन करी होगी, किसकी करी है 182, हाँ सर 182 में से क्या निकालना है 13 निकालना है, 13 को निकाल दो, बोलो क्या बचा 2 7 जा 14, तो डायरेक्ट लिख दो, चाहे डिवाइड करके देख लो, जैसे मर्जी लिख लो। और एक और तरीका भी तो है, अगर आपको अपने पर भरोसा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो जो यहाँ बना है वही यहाँ भी बनेगा, तो क्या बनेगा x माइनस 14, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 13 की वैल्यू 0, x माइनस 14 की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई। देखिए पहला नंबर तो मिल गया, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है सर, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 कितना आ गया सर 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। सर दूसरा नंबर यहाँ कितना होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13। ऑब्वियसली बात है, दो नंबर्स है, पहला है 13 और दूसरा है 14। कोई बोलेगा नहीं मैं पहला 14 ले रहा हूँ, तो दूसरा क्या हो जाएगा 13। कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लिख देंगे देयरफॉर द नंबर्स आर 13 and 14, the numbers are 13 and 14। बेटा कार्तिक नाम है आपका, क्या नाम है आपका कार्तिक ना, मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इस बार टेस्ट अच्छा होना चाहिए सबका, ये बात ध्यान रखना।
27 को साइंस का है, और उसके जो नेक्स्ट वीक आएगा किसी भी दिन मैथ्स का है। हो सकता है अगले दिन मंडे को ही हो जाए, या वेंसडे को हो जाए, या फ्राइडे को हो जाए, तो प्रिपेयर करके रखना मैथ्स। बढ़ा दें आगे? सबका हो गया नोट डाउन या कोई बचा है? बच्चों जल्दी लिखो। कल साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो छुट्टी मत करना, ठीक है। उसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। बेसिकली चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरी बातें चलेंगी। अभी तक आप लोगों से मैं पूछूं मेटल क्या होता है, तो अलग अलग मुझे आंसर सुनने को मिलेंगे कि सर मेटल का मतलब ये है, ये होता है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो नहीं पता होगी। तो जो मेन डेफिनेशंस हैं वो कल सीखेंगे, और वही पूरे चैप्टर में हमारे काम आएगी। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गिवन दैट बारिश ना बारिश हो गई, कल सोचो तुम्हारी क्लास के टाइम पे बारिश हो रही हो गया था नोट डाउन? मैं वेदर फोरकास्ट देखकर आया हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ये मत सोचना सर एकदम से बारिश के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैंने कल वेदर फोरकास्ट देखा तो कल शाम के समय बारिश है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, वन फॉलोड बाय अदर, ठीक है। तो वन आफ्टर अनदर का मतलब है कि इफ आई अज्यूम लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, इफ आई अज्यूम द फर्स्ट नंबर टू बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर, एंड भी क्यों लिखे, देन लिखते हैं ना, देन द सेकेंड नंबर वैरी ऑब्वियस x प्लस वन। कल कौन कौन छुट्टी पे था? आओ तुम लोग समझो फिर। देखिए अगर पहला नंबर 27 है तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब इसके नेक्स्ट 28। अगर पहला नंबर 39 है तो कॉन्सिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट 40। पहला नंबर 74 तो नेक्स्ट 75, यानी एक ज्यादा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक ज्यादा। तो अगर फर्स्ट नंबर इज x तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? उससे एक ज्यादा, यानी क्या हो जाएगा? x प्लस वन। क्या हो जाएगा? x प्लस वन। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी ध्यान रखना दोनों के दोनों इंटीजर कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ये लाइन ना बड़ी परेशान करती है। देखो दो लाइनें मिलेंगी, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स और स्क्वायर ऑफ हुज सम। मान लो ये दो नंबर अल्फा और बीटा ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो मुझे दोनों लाइनों का ना मतलब बता, या दोनों सेम है। पहले तो सेम वाले हाथ उठा लो जिनको लगता है दोनों सेम है, और जिन्हें अलग है और पता है फर्क क्या है वो हाथ उठा लो। अलग है और पता है क्या है तो हाथ उठा लो। सोनल बताओ। नहीं मेरे को सीधा बोलो, अल्फा बीटा है, बोलो क्या लिखूं यहाँ? चलो तुम्हें दो ऑप्शन दे देता हूँ मैं तुम्हें, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दो ऑप्शन भी दे देता हूँ, तुम्हारे लिए काम आसान करता हूँ। पहला ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अभी अरे रुक जाओ, बस रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। सोनल अब आप बता दो, ऊपर ए आना चाहिए, बी आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए आना चाहिए ऊपर, बी आना चाहिए। हर्षित, ऊपर ए आएगा और नीचे बी आएगा। किसी और को कुछ और भी लगता है क्या?
सब अग्री करते हो इससे? ठीक है, देख लेते हैं। अब देखना क्या कह रहा है, सम ऑफ, क्या करो, सम करो, क्या करो, सम करो, किसका सम करो, हुज स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर आया, मतलब क्या बोल रहा है, सम करो, किसका सम करो, स्क्वायर का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो क्या कर पाओगे, सम, तभी तो क्या कर पाओगे, सम। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्क्वायर, यानी क्या करो, स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करो, सम का। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ध्यान से समझो, पहले क्या कहना था, सम करो, मैंने कहा सर किसका सम करूं, पता तो होना चाहिए, सम तो दो चीजों का होता है, सम तो दो चीजों का होता है, सम करो किसका, स्क्वायर का। तो मैंने कहा पहले इनका स्क्वायर करो, फिर क्या करो, सम करो, और फिर क्या बोला, स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर करूं, तो सम का। तो पहले सम निकालना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से देखना है। अब पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ने क्या बोला, हमारे क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालो, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो पहले स्क्वायर करोगे, पहले सम करोगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम करो, मैं बोल रहा हूं सम करो, आप बोलोगे ना सर किसका करूं, क्या बोला, स्क्वायर का। तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैंने इसका भी स्क्वायर करा और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद उसने क्या बोला, क्या करो, सम। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा और सम कितना गिवन है, 365। एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, पहले ये लिख लेते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x, 1 का स्क्वायर 1, 365 वहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमेशा कोशिश करनी है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, मैं कहा सर पता नहीं, तो मैंने कहा जब भी कॉमन ले तो क्या करो, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर आ रहा है 182, क्या आ रहा है 182, तो माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 0/2 कितना होता है, 0 होता है। नाउ यू हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म रीडिंग कर पाएंगे? यस सर कर पाएंगे, करनी पड़ेगी, होमवर्क कर लेना, सेम आंसर है। लॉन्च पैड में था, लॉन्च पैड में था, लॉन्च होने वाला था, यहाँ तो शायद चला भी रखा है किसी ने, किसका नाम लिखा हुआ है, अश्विन तुमने लिखा है? सर मैंने कहा लिख दिया, अभी तो बोलेगा सर, मैंने कहा लिख दिया, अभी लिख के काट भी दिया आपके सामने। तुम दोनों रुकना छुट्टी के बाद। उसने बात तो सही बोली है, मैंने ये बनाया ठीक है, सर मेरे को बता दिए गलत बात है। डन डन।
पानी पीने जाओ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बोलो एल्टीट्यूड। बिल्कुल, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर यानी हाइट, परपेंडिकुलर यानी हाइट। तो देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज मैंने कहा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन की वर्डिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। मैं आपसे ही बोल दूं, देखिए मतलब हिंदी तो सबको समझ में आ रही होगी ना, कि जो उसका एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है। मैंने कहा बताओ कितना है, आप बोलोगे सर पहले क्या बताओ, बेस, पहले बेस पता होगा तभी तो उसमें से 7 कम करोगे। तो क्या बेस पता है, नहीं। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, हमने कहा लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स यूनिट्स, नहीं मीटर मीटर दे रखा है शायद, कुछ सेंटीमीटर, बेस भी एक्स सेंटीमीटर। तो इस बेस हो गया एक्स सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस, यानी बेस से 7 कम है, बेस से 7 कम है तो कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, सही लिखा है, नहीं सर गलत है, क्या होगा x माइनस 7, कुछ बच्चे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। भाई जो बेस है ना उस बेस से 7 कम, तो बेस माइनस 7। और क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस इज 13। अच्छा इसको देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम आ रही है तो बहुत बढ़िया, दिमाग चल रहा है। तो मैंने कहा एंड द बेस, बेस कितना हो जाएगा, सॉरी बेस नहीं, एंड द परपेंडिकुलर, एंड द परपेंडिकुलर bx माइनस 7 इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC की बात करें तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस का एक्स स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू गाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 टू ज़ा 14x, 7 का स्क्वायर 49, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, 169 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 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 का 120 इज इक्वल टू 0। क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बाई 2। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते रिजल्ट कितना आता है 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अटेंडेंस बोलेंगे और अटेंडेंस बोलते बोलते खाली नहीं बैठेगा, कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। इसको नोट डाउन करके इसकी मिडिल टर्म सेटिंग कर दो फटाफट।
अगर x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू एक आ रही है -5 और एक आ रही है 12, तो देखिए ऑब्वियसली बात है साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती। x क्या है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल का बेस -5 हो सकता है? नहीं, तो ये -5 नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर बेस 12 है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 - 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 5। सो हम नहीं हो पा रहा तो बताओ करवाऊं। कोई ऐसा बच्चा जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है बता दिया करो प्रॉब्लम आ रही है। देखो जरा, जिससे नहीं हो पाया प्लीज प्लीज आइज ऑन द बोर्ड, आइज ऑन द बोर्ड। कह रहा है एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए फैक्टर बनाने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, आप करेंगे -12x + 5x - 60। किसी को इसमें भी डाउट है तो देख लो कैसे मैंने फैक्टर बनाए हैं। सबसे पहले 1 और 60 को मल्टीप्लाई करा, 60 आया, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। तो मुझे क्या बनाना है, 60 मुझे 7 चाहिए, क्या चाहिए 7। तो मैंने कहा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 5 प्लस करूँ या माइनस करूँ, -7 कैसे चाहिए माइनस का, तो बड़े वाले के आगे माइनस तो छोटे वाले के आगे प्लस, तो हो गया x कॉमन, x - 12, 5 कॉमन, x - 12, तो x - 12 और x + 5 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी और x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो आप बोल देंगे -5 पॉसिबल नहीं है, -5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है साक्षी? अच्छा एक बात बताओ, मान लो बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, मान लो मैं मार्केट गया और मेरे को मार्केट से परचेज करनी है बॉल्स। एक बॉल का कॉस्ट है 20 रुपीज़। कितना कॉस्ट है, 20 रुपीज़, और मैंने बॉल परचेज कर ली 3। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको सिचुएशन, ध्यान से देखना। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल यानी 1 बॉल है कितनी, 20 रुपीज़, और मैंने कितनी बॉल्स खरीदी हैं, मैंने बॉल्स खरीदी हैं 3। तो बोलो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे, 60। कैसे निकाला आपने 60, मल्टीप्लाई करा, क्या करा, मल्टीप्लाई करा। भाई दोबारा सुनो, एक और कंडीशन करो। मैंने कहा भैया मार्केट गए पेन खरीदने, एक पेन की कॉस्ट है 12 रुपये, 12 रुपीज़, और आपने कितने पेन खरीदे, आपने पेन खरीदे 5, तो आपने टोटल पैसे कितने दिए, 60। कैसे करा, 12 5 ज़ा 60। यानी अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालना है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट के लिए इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बोलो ये बात सबको सही लग रही है, गलत लग रही है? सही है बिल्कुल सर, ऐसे तो सारे कॉस्ट निकालते हैं, कहीं भी मार्केट में जाते हैं एक का कॉस्ट पता होता है, बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। वो एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाते हैं, कितने बनाते हैं हमें नहीं पता। तो मैंने कहा लेट कर लेते हैं, मैंने कहा लेट कर लेते हैं, और क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। कितने आर्टिकल्स हैं, एक्स। अब अगली लाइन को पढ़ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन क्या कह रही है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे पर क्या देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी थी, कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more, 3 ज्यादा थी, then twice the number of article, then twice the number of article। पहले बताओ twice the number of article मतलब 2x by number of article x है तो twice कितना हो जाएगा 2x, और कह रहा है 3 more, 3 more, तो 3 more के लिए क्या करना पड़ेगा, +3, क्या करना पड़ेगा +3। अब वो मेरे को देखो, मैं आपको सिखा के थोड़ा भेजूंगा यहाँ से,
कि गाइस देखो जैसे आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आपको पता है भाई और बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको पता है, छोड़ दो ठीक। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूले की थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, फॉर्मूले की तरह थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, ये आपको सोचना है कि टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब लगे नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूला, ऐसे खुद को कंडीशन दो, कंडीशन देख के देखो आपने क्या करा है, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, फट से पता लग जाएगा। तो आपको टोटल कॉस्ट बता रखी है क्वेश्चन में, कह रहा है टोटल कॉस्ट उस दिन कितनी लगी प्रोडक्शन की, 90 रुपीज। मैंने कहा देखो मुझे एक बात पता है, मुझे पता है कि जो ये टोटल कॉस्ट है, मुझे पता है कि ये तो टोटल कॉस्ट है, मैं टोटल कॉस्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये कितना आ जाएगा 90। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है x, कितना आ गया 90 आ गया। सर देखो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 90 वहाँ प्लस का यहाँ आएगा माइनस इज इक्वल्स टू 0। अभी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे क्या करना है, उसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, करवा देता हूँ मैं करवा देता हूँ। एक रीज़न है करवाने के पीछे, आपको समझ में आएगा क्या रीज़न है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 2 इंटू 90 कितना आ गया 180। 180 का फैक्टराइजेशन किया, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15 और 3 से किया 5 और 5 से किया 1। बोलो क्या फैक्टर बनाऊं जिन्हें प्लस माइनस करके 3 बन जाए, प्लस माइनस करके 3 बन जाए। नहीं 15 और 12, 18 और 5 को प्लस माइनस करके 3 कैसे आ जाएगा, कौन सी मैथ, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो बना 15 और 12, क्या बना 15 और 12। प्लस करना है माइनस करना है, माइनस करना है, 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 is equals to 0. Can I take something common? I can take x common. 2x plus 15. Can I take something common? I can take a negative common. देखो थोड़ा सा आइडिया लगाया करो, थोड़े समझदार बनो। जो ये बना है यही टर्म यहाँ बननी है, तो यहाँ पर पहले से क्या है 2x, क्या है 2x, तो 2 तो अंदर छोड़ना है, 12 में से 2 तो अंदर छोड़ना है, तो क्या कॉमन ले सकता हूँ 6, तो मैंने माइनस का 6 कॉमन निकाल दिया और क्या बचा, 6 के टेबल 12 कितने पे आता है 2 पे, और 6 के टेबल में 90 कितने पे आता है, सर आप डिवाइड करके देख लो कितने पे आएगा 15 पे आएगा। बोलो क्या बना x माइनस 6 और 2x प्लस 15, या तो x की वैल्यू 6 आ रही है, पहले x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखो, या तो x की वैल्यू 6 आ रही है, या इसको 0 के इक्वल रख दूं तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, x इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाई 2। भाई x था नंबर ऑफ आर्टिकल के, एक दिन में उन्होंने कितने आर्टिकल बनाए, भाई क्या माइनस 15 बाई 2 आर्टिकल बना सकते हैं, नहीं बना सकते सर, मतलब बनाने की जगह तोड़ रहे थे। कितने आर्टिकल बनाए 6। वो कहेगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी बताओ, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी बताओ, बोलो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, वेरी गुड, नहीं अरे सही है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने क्या लिखा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 15। आप जो बता रहे थे वो भी सही था कि टोटल पैसे 90 खर्च करें और 6 आर्टिकल बनाए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 15, तो वो भी सही। कौन सा, इसके नीचे ये लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव।
तो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज। 8 मिनट है और 8 मिनट में ना बहुत बहुत ज़रूरी काम करने वाले हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। बहुत ज़रूरी काम मतलब अगली क्लास के लिए ये जो 8 मिनट है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगली क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, जितना ही छूटेगा। देखो अब हमारी कहानी में ना एक नया वर्ड जुड़ने वाला है, वो वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, आपको याद होगा जब हम चैप्टर कर रहे थे कौन सा, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल चैप्टर करते करते ना जब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमें काफ़ी बार कुछ ऐसे पॉलिनोमियल मिले थे जिसमें वो कह रहा था वैल्यू निकालो 1/α + 1/β, और हम उनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमसे ना उनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही थी, हमसे उनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही थी। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, ऐसे अगर हमारे सामने पॉलिनोमियल सच में आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं ना कर पाऊँ, तो मैं कैसे करूं? या कुछ क्या ऐसी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं होती? तो हाँ ऐसा है। क्या कोई ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता? जवाब है हाँ। यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बेशक डिग्री 2 होगी, आपको आज तक क्या पढ़ाया गया है? डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, यानी 2 रूट्स होंगे, लेकिन आप देखोगे आप उन दोनों रूट्स में से एक भी रूट फाइंड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सिनेरियोज में हमें कैसे पता लगेगा या हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई जो हमें कह रहा है वो सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, या सॉल्व होने के बाद जो रूट्स आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे? तो उसके लिए हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे आज, वो वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, कैपिटल डी हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, आप भी कैपिटल डी ही लिखेंगे। देखिए कैपिटल डी के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबको पता हो एक जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax + bx + c = 0, और यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर a 0 हो गया तो क्या x² वाली टर्म बचेगी? नहीं। जब x² वाली टर्म ही नहीं बचेगी तो क्या एक क्वाड्रेटिक बचेगी? नहीं। तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। लेकिन अभी देखो जरा, डिस्क्रिमिनेंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ABC निकालना आपको आता है। डिस्क्रिमिनेंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब हो सकता है जब आप d कैलकुलेट करो और आप आंसर निकालो तो कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? वो पॉसिबिलिटी हमें क्या बताएगी? वो पॉसिबिलिटी हमें बताएगी अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स या जो आंसर जो जीरोस आने वाले हैं उनका नेचर कैसा है, यानी वो रियल है या वो वर्चुअल है, मतलब रियल है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते। अभी के लिए याद रखो, हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते। अब 11th क्लास में आओगे तब आपको वो भी फाइंड करने सिखाए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे कि हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे पता लगेगा? देखो 3 पॉसिबिलिटी है, आप कोई भी रिजल्ट निकालते हो, कोई भी नंबर की बात करते हो सकता है जिस नंबर की आप बात कर रहे हो वो नंबर जो है वो 0 से बड़ा हो, वो नंबर 0 से बड़ा हो, या हो सकता है वो नंबर 0 के बराबर हो, वो नंबर 0 के बराबर हो, या हो सकता है वो नंबर 0 से छोटा हो, वो नंबर 0 से छोटा हो। तो डी तो सब निकाल लेंगे ना, कोई एक इक्वेशन कंसीडर कर लो।
सर यही इक्वेशन कंसीडर कर लो, 2x² + 3x प्लस, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा, बहुत मेहनत लगेगी। d निकल जाएगा, b² - 4ac सब निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर d की वैल्यू, ध्यान से सुनेंगे, ये याद होना चाहिए अगली क्लास में सबको, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। रूट्स कैसे हैं, रियल है। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग होना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। तो रूट्स रियल है और अलग अलग है। अलग अलग का मतलब क्या है, काफी बार आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, दो रूट्स आते हैं, दोनों सेम आते हैं, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, नहीं सेम नहीं आएंगे। जब भी d 0 से बड़ा होगा तो कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर d 0 के बराबर होगा, रूट्स आर रियल। रियल इस केस में भी होंगे, लेकिन साथ में कैसे होंगे, इक्वल। मैं कह रहा हूं जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, इतने सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको जिसकी हद नहीं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी हद नहीं। कहेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये प्रूफ करो, वो प्रूफ करो, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। जो हम सबसे, मतलब मैं बोलूं डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, वो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगेंगे वो इसी वाले टॉपिक से लगेंगे। बोलेगा रूट्स इक्वल है, याद रखना, जब भी रूट्स इक्वल बोलेगा तो d क्या होगा, 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। आप कहोगे इमेजिनरी, या आप ये भी लिख सकते हो अभी के लिए, डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं स्टेटमेंट को करेक्ट करूं, मैथमेटिकल पॉइंट से करेक्ट करूं, तो यहां मेरे को एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, कि जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। रियल नहीं है मतलब जो चीज रियल नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी है। जैसे तुम्हारी सक्सेस अभी तो रियल नहीं है, जो तुम्हारे हालात है वो अभी इमेजिनरी है, तुम्हें हार्ड वर्क करके उसे रियल बनाना पड़ेगा। हाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये बातें याद रखनी है। ये देखो अगली क्लास में ना सबको टिप्स पे याद होना चाहिए, परसों ये टिप्स पे याद होना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, कि जब अभी तक हम देखो 8th क्लास से मिडिल टर्म्स रीडिंग, 7th क्लास से मिडिल टर्म्स रीडिंग, 6th क्लास से मिडिल टर्म्स रीडिंग थोड़ा थोड़ा सीखते आए हैं। हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो मिडिल टर्म्स रीडिंग करनी है। लेकिन जब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाए जिसकी मिडिल टर्म्स रीडिंग हो ही नहीं सकती, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, तो ये डिस्क्रिमिनेंट उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ तक जरूर सब बच्चे याद कर कर आए। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बताइए।